Hello guys, welcome back to our channel once again. That is Career Wave, and I am, of course, your favorite sir. That is Satyendra Pathak. Today we are here to discuss few of the points, few of the topics that have been trending on the Google search. First of all is AIIT's 2024 यानी कि हम लोग बात करेंगे AAI 2024. अच्छा, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि जो अपनी गेट के थ्रू ATC की इंजीनियरिंग की वैकेंसीज थी उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो यू शुड बी फिलिंग अप दैट नाउ. तो एक बार देख लीजिएगा ज़रूर कि जो गेट के थ्रू इंजीनियरिंग वैकेंसी आई थी टेक्निकल की, उसकी एप्लीकेशन डेट शुरू हो चुकी हैं. लिंक आपको चैनल पे अपने वाले मिल जाएगा कैरियर वेब के, तो एक बार ज़रूर उसको अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं. ओके, उसमें कुछ भी और नहीं है, जस्ट गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, DV होगा, बात खत्म. उसमें कुछ भी अलग से एक भी चीज़ नहीं है, तो कितनी अच्छी चीज़ है. नेक्स्ट थिंग इज कि AIT 2024 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इसी को लेकर के ज़्यादातर कॉल आए, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा फिर से वीडियो बना करके डाल दें. हो सकता है आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे. तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो हमारे हिसाब से सितंबर लास्ट है, लेकिन हम मान के चलते हैं अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर. र्यूमर्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जुलाई में होगी, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह दे रहे हैं. जैसे जो भी चैनल्स इसको बोल रहे हैं, उनके पीछे बड़ा गहरा सिद्धांत है. जैसे वो हर चीज़ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से हो सकती है. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो संभावना थोड़ी बहुत बनती है कि जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ऐसी बात नहीं कि गड़बड़ है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर मान लो अक्टूबर तक आती है तब भी क्या आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर जुलाई में आती है तब आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें पहले हम लोग नोटिस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं. एक्सक्यूज मी फॉर अ बिट. ओके, तो ये ध्यान रखना है कि IITC की वैकेंसी 2024 में पहली बात एक्सपेक्टेड है. दूसरी चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि देयर आर सेवरल्स ऑफ चैनल हु क्लेम टू मेक यू प्रिपेयर फॉर AIITC. जरूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट लें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें. अगर आपके पास डिसिप्लिनरी इशू नहीं है तो आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में अपने आप को टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का, जैसा भी आपको सफिशिएंट लगे. लेकिन उन 1.5 हफ्तों को बढ़िया से एक बार रिकंसिलिएट करिए. आप देखिए उसको कि वेदर यू आर यूटिलाइजिंग और मैक्सिमम और नॉट. अगर आप समय से सब कुछ कर ले जा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे ढंग से, नहीं चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि गाइडेंस लेना, चाहे वो आपका कोई सीनियर मोस्ट कैंडिडेट हो जो सेलेक्ट हुआ हो, चाहे वो आपका भाई हो, बड़ा कोई भी समझदार व्यक्ति हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो. लेकिन अगर इंस्टीट्यूट, अच्छा, कॉमन कैडर के बारे में बात हम लोग करेंगे क्योंकि उस पर भी डाउट्स थे, तो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे. स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे कैसे पढ़ाई करें, वो भी बात करेंगे. ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, मतलब 20 से 25 मिनट की, तो हमें लगता है कि आप पूरा देखेंगे. तो ध्यान रखें कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड जरूर देख लें, उनके डेमो देख लें. एक बार रिकॉर्ड देखें, डेमो देखें. कोई जरूरी नहीं कि आप कैरियर वेब चुनें, लेकिन हाँ, जरूरी मैं ये जरूर कहूंगा कि कैरियर वेब का रिकॉर्ड नो डाउट जबरदस्त रहा है. और कंटेंट वाइज में देखोगे तो हम लोग हर चैप्टर का ई बुक देते हैं, हर चैप्टर पे सेक्शनल मॉक देते हैं, हर चैप्टर पे एक असाइनमेंट देते हैं, हर चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लास जो कि बेसिक और कंसाइज होकर के रिकॉर्ड फॉर्मेट रहती है. ये नहीं कि पुराना वाला नया रहता है. नेक्स्ट उसके साथ में एक डिस्कशन क्लास होती है, इसमें हम लोग इलेबोरेटिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बूस्टर सेशन देखते हैं, रिवीजन सेशन देते हैं. मतलब थ्रू आउट द सिस्टम हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट रहे, और इसी वजह से सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा रहे. पर इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े-बड़े जायंट्स भी हैं इस फील्ड में जो बढ़िया क्लेम करते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर देखिएगा कि वो क्या बात कहे, क्या चीज़ें उनकी क्या ऐसा है कि उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं मायने रखती कि नहीं. जैसे वो कह रहे हैं 12th से आएगा, आ रहा है 11th का, तो ऐसे में क्या होता है, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, उनके पास तो जो कुछ भी है, वो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, दैट्स इट. लेकिन फैक्ट आपके साथ में ये हो जाता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपका तो करियर दांव पे लग जाता है ना. तो मेन चीज़ ये है कि अगर दिक्कत भी हो रही हो 1 आध 2 नंबर की, तो वो इस वजह से, किसी और वजह से वो ठीक है. लेकिन इस वजह से हो जाए कि हमने इंस्टीट्यूट लिया था इसलिए मैं धोखे में रह गया, तो ये वाला नहीं होना चाहिए. इसलिए ध्यान देकर सोच समझ करके ही इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स परचेज़ करें. और नो डाउट आपको करियर वेब के साथ जाना चाहिए, और मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ. तो हो सकता है आप वो ट्रस्ट ना करें, सर अपना ही कोर्स बेच रहे हैं. लेकिन एक बार खुद से रिसर्च करके जब तक आप एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाइए, ट्रस्ट आपका बन रहा हो, एक अच्छा बढ़िया फेथ बन रहा हो, तो ज़रूर नो डाउट हमारे साथ ज्वाइन करिए. हम लोग RRB में भी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब ग्रेड 1 सिग्नल, जिसमें सारे बीटेक वाले में मोस्टली जो 3-4 ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, CS है, IT है, ये सभी ट्रेड वाले एलिजिबल थे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा. CS था कि नहीं, मतलब एक बार जरूर उसका क्वालिफिकेशन देखिए, मैंने उसकी वीडियो बना के रखा है. सेकंड, ग्रेड 3 में SNT का हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें केवल 10+2 यानी कि केवल इंटरमीडिएट में अगर आपने मैथ्स लिया हो तो आप भर सकते हो इंटरमीडिएट बेस पे SNT ग्रेड 3. ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में बच्चा बोल रहा था सर ITI मांगा, आप गलत बता रहे हो. तो आप नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें ग्रेड 3 में कई सारे पोस्ट हैं, जिसमें SNT की मैं बात कर रहा हूँ, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें केवल 10+2 मैथ्स स्ट्रीम मांगा हुआ है, यानी PCM अगर आपके पास हो आप भर सकते हो. दैट मीन्स आप ज़रूर उसको अप्लाई करें. ठीक है, उसके लिए भी हम लोग दे रहे हैं. और हाँ, अगर ATC आप हमारे साथ में कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. नो डाउट उसी के साथ में लगभग कवर ही हो जा रहा है. ठीक है, तो देखो AIITC 2024 जो एक्सपेक्टेड है हमारे अकॉर्डिंग, करियर वेब के अकॉर्डिंग, वो है सितंबर एंड या अक्टूबर के आसपास. अक्टूबर मान के हम लोग चलेंगे. और जो र्यूमर्स चल रहे हैं, जो अलग अलग चैनल्स क्लेम कर रहे हैं, जुलाई कर रहे हैं, मैं उनको खारिज नहीं कर रहा.
अच्छा खासा तर्क वो देते हैं और थोड़ा बहुत हमने भी रिसर्च किया तो लगा कि हाँ ठीक ठाक बात है, हजम होती है बात, चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर जुलाई में आना होगा तो मान के चलेगा कि जून से पहले ही क्लियर हो जाएगा जुलाई में आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज में मान के चलेगा थोड़ा सा लेट होगा। तो अगर मान लीजिए हम अक्टूबर मान के चले या जुलाई मान के चले तो क्या करना चाहिए, अभी से कौन कौन से स्ट्रेटजी हमको फॉलोअप करनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी में हम देख लेते हैं। और स्ट्रेटजी में हम पहली बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें। जैसे हम लोग की अगर बात करें, यानी कि अगर हम CW यानी कैरियर वेव की बात करें, तो कैरियर वेव क्या करता है, वीकली मॉड्यूल अभी लेके चलता है, वीकली मॉड्यूल लेके चलता है और इस हिसाब से लेके चल रहे हैं हम लोग कि सितंबर तक पूरा कवर हो जाए सिलेबस, और जब अक्टूबर में नोटिफिकेशन आए तो ऐसे रिवीजन मॉड्यूल में सब कुछ चल रहा हो ताकि आपको टेंशन ना हो। नो डाउट लास्ट वाले में भी, यानी लास्ट ईयर जो हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई उसमें भी आप देखोगे मैक्सिमम सिलेक्शंस जो हैं वो मार्च के एडमिशंस हैं, यानी लास्ट ईयर मार्च में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वो लोग अक्टूबर में फिर जाकर के बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। ऐसा नहीं कि अक्टूबर वाले में जो एडमिशन लिए वो नहीं सेलेक्ट हुए, उसमें भी से हुए हैं, लेकिन रेशियो बहुत कम है। ये वही बच्चे हैं जो खुद से पढ़ाई कर रहे थे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। कई कई बच्चों के पास होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज है, और हम लोग भी कितना बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही जाके हेल्प कर सकते हैं। नो डाउट एक खर्चा, एक बोझ आ ही जाता है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, जो समझदार होते हैं वो खुद से ही उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो बस वेट कर रहे होते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो रिस्क लेने के दर में नहीं होते, तो नोटिफिकेशन टाइम पे करते हैं, लेकिन उनके लिए रिवीजन खाली चाहिए होता है, तो 2 महीने में उनके लिए ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता उनके लिए दिक्कत होती है, तो उनको समय से ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने आप पर, अपने स्किल पर, अपने टाइम पर जरूर उनको ध्यान देना होगा और करना होगा। तो अभी अपनी वीकली क्लासेस शेड्यूल हो गई हैं, जो कि हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि अक्टूबर मतलब सितंबर से पहले ही हम लोग कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जुलाई में वैकेंसी आती है तब तो हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर जुलाई में संभावना होगी तो हम लोग के पास में मान के चलेगा मई एंड या जून फर्स्ट वीक तक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ लगभग इतने आसपास आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन प्रिपेयर हो जाता है, चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो काम भर का आइडिया मिल जाता है कि कब आने वाला है। तो उससे अगर मिल गया आइडिया तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन अगले 2 महीनों में हम कोशिश करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है यानी सेकंड पार्ट है वो कवर कर ले जाएं। फर्स्ट पार्ट तो नो डाउट हम लोग मई तक खींच चुके होंगे, फर्स्ट पार्ट को लगभग लगभग खींच रहे होंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर लिए, सेकंड पार्ट बचा 2 महीने में आराम से कवर करेंगे, उसका फिर रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। मतलब एज पर द सिनेरियो दैट इज गिवन बाय द अथॉरिटी हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जब भी आप टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जैसे इस बार वाले सारे हो चुके हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे, तो इसलिए इसका रिप्लाई हम कर रहे हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, और क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके हो चुके हैं तो अब उनको क्या है, फाइनल रिजल्ट की इंतजार है कि फाइनल रिजल्ट जैसे ही आता है, जो कि हाल फिलहाल 0.5 0.7 0.6 ऐसे नंबर का अंतर आता है, जो आपके कट ऑफ थे और फाइनल में आता है। इससे ज़्यादा अंतर डिफरेंस हमने नहीं देखा अभी पिछले 3-4 सालों में। तो लगभग जिन लोग भी क्वालीफाई हुए हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं जो उसमें से डिबार्ड होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सेलेक्ट ही होंगे, मतलब ये तय वाली बात है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ये है कि जब आप पेपर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आप डीवी देंगे, डीवी के बाद में तुरंत आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, मतलब महीने 1.5 महीने के अंदर में, और उसके बाद में करीब 15 से 20 दिन, कभी-कभी 1 महीना लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। और ज्वाइनिंग में आपको कोई भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलॉट की जाती है, जहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। उसके बाद में अब तो 2 शिफ्ट में होने लगी है, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी घटा दिया गया है, 4 से 5 महीने लगभग, हमको लग रहा है 24 या 26 वीक शायद बता रहे थे, के आस-पास कर दिया गया है। तो मतलब काफ़ी कम टाइम में आप अपना कर ले जाते हैं, उसके बाद में फिर आपको कोई ना कोई आपको क्या होता है, एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है, एयरपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उसी के हिसाब से आप काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? अब आगे की बात करते हैं, ये तो हम लोग का शेड्यूल की बात हो गई। अगर मान लीजिए आपने खुद की शेड्यूल बनाई, खुद की स्ट्रेटजी बना रहे हो तो कैसे करोगे? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। कुछ बच्चे हैं जो चैनल बनाए हैं, अभी नए-नए सेलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर जो उसमें ज़्यादातर जान के आ रहे होंगे अपने बैच के हैं, है ना? लेकिन वो ये ऐसे क्लेम करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है बैच वगैरह लेने की, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ो। बात वो सही कह रहे हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको मेनली। एनसीईआरटी पढ़िए, नीट और जेईई के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए, दैट्स इट, इतना ही करना ही है। लेकिन उसके साथ-साथ में नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है 60 नंबर का, उसमें भी आपको 50 टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल में कितना भी स्कोर करोगे 50 बाउंड करोगे, तो 50 से ऊपर जब इसमें रहेगा तब ना 100 क्रॉस कर पाओगे। आपको टारगेट तो 100 प्लस ही करके चलना है ना? तो ऐसे में क्या है, नॉन टेक और टेक दोनों एक साथ में तय लय बना के चल पाए, ज़्यादा बेटर है। और टेक्निकल के लिए एनसीईआरटी द बेस्ट है, और नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप एसएससी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो एटीसी में, तो मतलब वो भी बेस्ट है। मतलब वो दोनों मिल करके आपका टारगेट पूरा कर देंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो उसमें जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स 1 एंड 2 11th का है, ये 11th का पार्ट हो गया, और उसके बाद में फिजिक्स का 1 एंड 2 है 12th का, है ना? 12th का पार्ट है। तो आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं, मतलब समझ में नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे आप क्या करो कि यूट्यूब खोल के रखो, और यूट्यूब में जैसे ही वो क्वेश्चन आप पेस्ट करोगे एनसीईआरटी के, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्ले स्टोर पे भी मिलते हैं, कई सारे एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करते हैं। तो आप पहले चैप्टर को पढ़ें, समझें, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन का सॉल्यूशन देख लें। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है।
अब यही बात आती है रिफ्रेशर की, सर रिफ्रेशर मैं एबीसी से पढ़ता हूँ, मैं प्रदीप से पढ़ता हूँ, मैं इससे पढ़ता हूँ। देखो अलग-अलग अगर पब्लिकेशन के रिफ्रेशर आप ट्राई करोगे, रिफ्रेशर खत्म करने के लिए साल भर चाहिए, तो उतना समय नहीं मिल पाता। ऑल्दो भी टाइम है, आप थोड़ा-थोड़ा करके कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़ याद ध्यान देना है कि अगर आप जब भी कोई चीज़ सर्च करो इसमें, अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही है, आपने सर्च करी यूट्यूब पे, तो ये भी ध्यान रखना है कि यूट्यूब पे सर्च करते समय आईआईटी और जेईई और नीट के जो क्वेश्चन या टीचर्स होते हैं, वो जो सॉल्व कराते हैं, तो डेरिवेशन कराते हैं, बहुत डेप्थ में जाके बात बता रहे होते हैं। वो आपके काम का नहीं है। आपको समझ में आ जाए चीज़ें और बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है, उस लेवल पे आप क्वेश्चन कर पाओ। बेसिक जो फ़ॉर्मूले हैं, उन बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ पे आपको क्वेश्चन करना आ रहा हो, समझ आ रहा हो, दैट्स इट। यानी आप टॉपिक को बढ़िया समझ पा रहे हैं, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ही मिनट के अंदर करना होगा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ तक आपसे नहीं पूछा जाता। तो एनसीईआरटी फॉलो करते समय पहली बात तो ये है कि एनसीईआरटी समझ में आए। अवॉइड करिए यूट्यूब के जेईई और नीट के जो दिग्गज चैनल्स हैं, बेसिक वाले जो चैनल्स होते हैं, छोटे-मोटे प्रिपरेशन है, टीजीटी, पीजीटी ये सब करवा रहे होते हैं, उनके लगभग-लगभग काम के अपने हाथ आते हैं, तो वो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस। मेन चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप कहीं इधर-उधर जाओ, करियर वेब बेस्ट है। आप करियर वेब के टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ करके भी आप काम चला सकते हो या फिर हमने कुछ और भी साइट्स बताई थी आपको, जैसे इसमें एक नीट प्रेप लगता है फिज़िक्स के लिए, तो नीट प्रेप से ले सकते हो। बाकी अगर आप कोई भी आईआईटी, जेईई या नीट से संबंधित कोई भी अगर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, ध्यान रखना कि बेसिक क्वेश्चन ही उसमें से करने हैं, कठिन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं और अवॉइड करिए अगर हो सके तो, क्योंकि आप छाँट नहीं पाओगे उसमें। एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, फिर उसी में कोई ट्रिपी देखने में ईज़ी लग रहा था, करने बैठ गए तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन निकल गया। करते रह गए, बहुत टाइम निकल गया। तो इससे थोड़ा-सा बचना है, ठीक है? तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए क्या है? एनसीईआरटी और प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग है, अगर आप नॉन-टेक की बात करो तो नॉन-टेक में क्या करना है? एसएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ध्यान रखें कि जो हम लोग का सुपर 50 बैच है, उसमें हम लोग टेक, नॉन-टेक दोनों कवर करते हैं। जो स्कोरर बैच है उसमें केवल टेक्निकल पार्ट ही कवर करते हैं। तो एज़ पर योर नीड आप जो भी चाहें उसके साथ में जा सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में क्या आता है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन का प्रोसीजर देखो सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन जो ज़्यादातर ट्रेंडिंग रहा अपने पास में कमेंट सेक्शन में, वो रहा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग का एक होता है सीबीटी 1, ठीक है? सीबीटी 1 में क्या रहता है, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक ही होता ही है, तो 1 कहो, 2 कहो, जो भी कहो, एक ही है ये। इसमें क्या है, 2 पार्ट में रहते हैं, एक अपना टेक्निकल पार्ट है, जैसा कि हमने बताया, और दूसरा क्या है, नॉन टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट में आपके एक आएगा फिज़िक्स, ठीक है? क्या आएगा? फिज़िक्स आएगा 10+2 लेवल का, और 10+2 का मतलब नहीं खाली 12वीं, 11वीं और 12वीं दोनों से आता है, ठीक है? दूसरा आएगा मैथ्स, मैथ्स भी किससे? 10+2 से आएगा। कहाँ से आएगा, कितना सेक्शन आएगा, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये हम आपको थोड़ा-सा प्रेडिक्शन दे सकते हैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा 11-12 दोनों ही आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग बता सकते हैं, लेकिन आता दोनों से ही है। नॉन-टेक में अगर आप जाएँगे तो इसमें ध्यान रखना है, इंग्लिश आती है 20 नंबर की, जिसमें अभी से ही अगर आप वर्क करेंगे, तो आप जैसे वोकैब पे वर्क कर लीजिए, है ना? आइडियम्स, फ्रेजेज़ पे वर्क कर लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क कर लीजिए। तो ये सब पे अगर आप अभी से वर्क करेंगे, तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपके सिलेक्शंस पक्के होंगे। अदरवाइज़ में दिक्कत होगी समय के साथ, क्योंकि एक टाइम पे आप अचानक से 300 वर्ड नहीं याद होंगे। अभी से अगर आप 10-10 वर्ड करके तैयार करेंगे डेली, तो भी तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने एक 300 वर्ड्स की एक लिस्ट दी हुई है, जो टेलीग्राम चैनल पे भी है, एप्लीकेशन में भी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ऐसी लिस्ट है जो उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, मतलब प्रिपेयर किया था इतना मेहनत करके, कि चाहे जो भी एग्ज़ाम आस-पास में होता है, आप उठा के देख लीजिएगा, तो 80% जो सिनोनिम, एंटोनिम मिलते हैं, उसी में से मिलते हैं। ठीक है? एक बार करके देखिए, उसको चेक करके देखिए कि कैसा है। तो आप अगर उसको देखते हैं तो आपका सिनोनिम पार्ट, एंटोनिम पार्ट, ये उस दोनों कवर हो जाएगा। आइडियम फ्रेजेज़ भी उसमें लास्ट में हमने अटैच किए हैं, जिसमें मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 1 आध 2 फँस ही जाते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो काम भर का तो बेस आपका बनेगा। फिर उसके बाद में चाहे जो बुक आपको, रेड बुक अच्छी लगती है उसको लीजिए, आपको अगर एमबी लगती है मैथ इंग्लिश के लिए तो भी बढ़िया है, उसको भी आप ले सकते हो। व्हिचएवर बुक यू लाइक यू कैन प्रेफर दैट, है ना? नेक्स्ट थिंग क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड देखो आती है 15 नंबर की। कितने की आती है? 15 नंबर की। रीज़निंग इसके बाद आता है। रीज़निंग कितने नंबर का आता है? ये भी 15 नंबर का, ठीक है? और उसके बाद में जीएस आता है। जीएस टोटल मिला करके आता है 10 नंबर का। ध्यान रखें, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि 5 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं, वो करंट अफेयर से, और 3-4 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं आपके किससे? जीएस से। तो ये मान के चलिएगा, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए, हो सकता है देखने को मिल जाए। ज्योग्राफी से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, साइंस से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो उस हो सकता है के चक्कर में आप बहुत बड़ा-सा जीएस पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या कोई जीएस या फिर नॉन-टेक वाले एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप एटीसी के ही एस्पिरेंट हैं, आपका टारगेट ये है, तो मैं कहूँगा आपसे थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिए। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी बुक आती है, कौन-सी आती है? लूसेंट, या फिर एक अरिहंत की आती है एनसाइक्लोपीडिया। ये इन्हीं दोनों में से कोई भी जो आपको बेटर लगे, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे, वही केवल ट्राई करिएगा। ठीक है? जो भी आपको बेटर लगे।
चाहे लूसेंट ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, उतना ही बहुत है अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ने वाले हैं तो। अदरवाइज़ 3-4 क्वेश्चन के लिए हम नहीं कहेंगे कि आप उतने डेप्थ में जाओ, उससे बढ़िया है कि आप इंग्लिश पे, एफटी पे, रीजनिंग पे वर्क करो, ये ज़्यादा क्वेश्चन आपका सिक्योर करवा देंगे देन दैट ऑफ 2-3 नंबर के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद करना, ठीक है? करंट अफेयर्स नो डाउट आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि कॉमन कैडर जल्दी ही, तो कॉमन कैडर अगर एक्सपेक्टेड है इसका मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स अगर बेटर रखेंगे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कॉमन कैडर में आपने देखा था कि 25 में से 22 क्वेश्चन के आसपास में करंट से आए और हमने क्लेम भी किया था कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा 18-20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आप वीडियो उठा के देखना पुराने वाले, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा रहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब ये करंट अफेयर्स पे आपको वैसे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो करंट अफेयर्स आप ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग, जीएस, अब इसको क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है। जैसे आपने कह दिया कि सर मंडे, ट्यूसडे मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं केवल मैथ्स पढ़ता हूँ। फिर आपने कह दिया कि सर वेडनेसडे और थर्सडे ये दोनों दिन मैं केवल फिजिक्स पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बचते हैं। फ्राइडे, सैटरडे में मैं नॉन-टेक पढ़ता हूँ। नॉन-टेक पढ़ता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कौन सब्जेक्ट पढ़ूँगा, लेकिन मैं पढ़ता नॉन-टेक हूँ। अब नॉन-टेक में क्या पढ़ते हो आप? जैसे मान लो आपने मैथ्स टारगेट कर लिया कि भाई मैथ्स मुझे पढ़नी है, 6-7 चैप्टर बचे हैं। 2-3 हफ्ता देकर के खत्म कर दीजिए मैथ को, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा दिन वही पढ़िए, मैथ्स ही पढ़िए। लेकिन अगर बीच में बोरियत हो रही है, कुछ हो रही है, तो बीच में तुरंत स्विच कर दीजिए सब्जेक्ट को, रीजनिंग कर लीजिए। फिर स्विच करके इंग्लिश कर लीजिए। संडे को क्या करना है, एक रिवीजन छोटा-सा करना है। 2 ढाई घंटे, 3 घंटे दे दीजिए, बहुत है। हम कहते हैं आपको डेली 4 आवर्स का एक शेड्यूल बना के रखना है। बड़े-बड़े धुरंधर भी 4 घंटे अगर रेगुलरली 1 साल पढ़ लेते हैं ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो क्लियर कर लेते हैं। वो जो 12 घंटे, 8 घंटे क्लेम करने वाले होते हैं, वो रोज़ साल भर नहीं पढ़े होते हैं। वो 2-3 महीने जब लास्ट में करोगे तो क्या होगा? एसआईपी आपने देखा होगा ना, जब शुरू से आप करते हो थोड़ा-थोड़ा करके तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आखिरी के पड़ाव पे आओगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ध्यान यही रखना है कि अगर अभी से ही आप इस पे वर्क करोगे, तो आपको 4 घंटे मैक्सिमम देने हैं डेली वाइज़ में, मैनेज हो जाएगा। लेकिन रेगुलर वो चीज़ देना है। आप खेलो, कूदो, एन्जॉय करो, जो करते हो करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 4 आवर्स आपको डेली निकालना है, चाहे आप बैच के साथ हो या बैच के साथ नहीं हो, इन बोथ द केसेस आपको करने हैं। ठीक है? लास्ट में रिवीजन। अब देखिए इसके साथ-साथ में क्या करना है, डेली आपको 1 घंटे निकालना है, इसके अलावा इन सेक्श जो भी आप पढ़ते हो उसके अलावा मान लो 3 घंटे इस पे देते हो तो 1 घंटे अलग से देना है और वो 1 घंटा कैसे दो किस चीज़ पे आप दोगे? देखो 10 आपको वोकैब देखनी है डेली, 25 क्वेश्चन मिक्स रीजनिंग लगानी है और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं। बैच के साथ हो तो हम लोग उतना प्रोवाइड कर रहे हैं, वही इतना करना है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग करनी है और साथ-साथ में क्या करना है 25 टू 50 क्वेश्चन जितना भी आपको बेटर लगे, वैसे हम 25 ही क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ये एप्टी लगानी है। अब ये 10 वोकैब आप कर रहे हो, इसके साथ में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेना या कुछ भी अपने हिसाब से डेली स्विच करके 1-2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, एक 10-15 वोकैब कर लिए, 10 ही वोकैब कर लिए डेली वाइज़ में, है ना? और जितना भी आपने हफ्ते में पढ़ा संडे को उसका रिवीजन कर लिया। टेस्ट जब भी करिएगा, ये सब कुछ जो भी पढ़िएगा ना, वो एक कॉपी में पढ़िएगा। हम नहीं कहते सबका अलग-अलग बुक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स बेचना नहीं है, आपको अपने लिए बनाना है। एक कॉपी बनाइए और उसमें जैसे 2 दिन आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने फिज़िक्स पढ़ ली, अपने सेगमेंट्स डिवाइड कर लिए कि भई इतना सेगमेंट मैंने फिज़िक्स पढ़ा है, बात खत्म हो गई। फिर अगर आपको लगता है उसमें थोड़ा-सा पार्ट बचा है, नेक्स्ट वीक में जाएगा तो 2 पन्ने छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ ठीक है। वीकली वाइज़ बुक बनाइए और 1 वीक का पूरा-पूरा मटेरियल जो रहेगा लास्ट में आप संडे को रिवाइज़ पूरा करके उसके बाद उस किताब को उठा के रख दीजिए, फिर नई किताब अगले महीने से, अगले हफ्ते से। आप ध्यान रखिए कि जब आप नई बुक लेते हैं तो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकली है, ह्यूमन साइकोलॉजी नई कॉपी लेने पे थोड़ा-सा लिखने का मन करता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आप हर बार नया शुरुआत आपको फ़ील लगेगा कि नया मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है एक बूस्ट अप मिलता है, 2-3 दिन कम से कम चलता ही है। ठीक है? तो इस तरीके से करके आप काम कर सकते हैं। बाकी आप कन्वेंशनल तरीका अपना कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग हमने बुक बना ली, कॉपी बना ली और उसमें कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप उसके साथ में जा सकते हैं। तो ये रही स्ट्रैटेजी की बात जो सीबीटी 1 की थी। सीबीटी 1 का जवाब दे देते हैं, इसके बाद में आपके पास में क्या आता है, रिज़ल्ट आता है और कट ऑफ आती है। कट ऑफ के बाद में आपको एक डीवी डेट दी जाती है, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, उसी दिन आपकी वॉइस टेस्ट हो जाती है। उसी दिन आपकी क्या होती है, साइको एक्टिव टेस्ट और सब्सटेंस टेस्ट भी होता है। मतलब सब्सटेंस क्या है और एक 25 क्वेश्चन का एक आपको टेस्ट देना होगा। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर के जवाब नो ही होते हैं। तो इस तरीके से देंगे, इसमें कोई डिबाट नहीं होता, कोई बाहर नहीं होता, बशर्ते कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ ना हो। आपकी जीभ वगैरह कटे हुए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ में वैसे कोई डीवी डॉक्यूमेंट इसमें डीवी और वॉइस टेस्ट में कोई बाहर नहीं होता और डॉक्यूमेंट आपके सभी ठीक हैं, तो मतलब डीवी में भी आप बाहर नहीं होंगे। थोड़ा बहुत अगर लेट लतीफ़ होता है, मतलब आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, जेन्युइन कैंडिडेट हो, इन दैट केस क्या होता है कि आपकी डीवी में थोड़ा-सा आपको मतलब एक्सटेंशन मिल जाता है, भाई 15 दिन के अंदर आप इसको मेल कर देना या हफ्ते भर के अंदर आप इसको मेल कर दीजिएगा। मेल का भी ऑप्शन आपको देते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, मेडिकल टेस्ट भी इसमें है। तो मेडिकल टेस्ट इस बार से एक नया टर्म आ गया कि मेडिकल टेस्ट भी आपको करवा के लेके जाना होता है। वो बताते हैं कौन-कौन सा है, वो करवा के आपको लेके जाना होता है। उसमें भी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको हफ्ते भर का टाइम देते हैं कि आप विदिन अ वीक आप इसको आके पर्सनली भी हैंडओवर कर सकते हैं, वाया मेल भी भेज सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो भी बेटर लगता है आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो ये डीवी, वॉइस टेस्ट सबके बाद में फिर आ जाती है फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट के बाद में आपकी हो जाती है क्या? ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद आपकी होती है जॉइनिंग।
होल प्रोसीजर फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन डेट लगभग 9 महीना, 8 से 9 महीना लगभग लग जाता है कंप्लीट होते होते। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट फट से आ जाता है। तो मतलब ये है कि आपने आज टारगेट किया, नोटिफिकेशन आई, 3 महीने बाद आपको पक्का हो गया कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आप बूस्टअप हो गए, अब अपना कोई और भी अगर एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी उसी में चल जाता है। विदिन 9 महीने आपके पास ये रहता है कि कंफर्म अर्निंग सोर्स जनरेट हो गया। ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं। इवन बैंकिंग में भी देखोगे 6 महीने 7 महीने में अगर एग्जाम हो गया तो ज्वाइनिंग होते होते 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल तो लगभग लग ही जाता है बैंकिंग सेक्टर में भी। और इसके अलावा कोई सेक्टर में जाओगे तो 2 साल 2.5 साल भी चला जाता, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, है ना। तो ये हो गए अपने एटीसी वाले स्ट्रेटजी और ये सारी चीज़ें। अगली जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। फिर आता है अगला एटीसी सिलेबस, जो कि हमने बता दिया। वॉइस टेस्ट का सैंपल, वॉइस टेस्ट का सैंपल कुछ नहीं है, समझ लेना। आ की ध्वनि ऐसे आपको 15 सेकंड तक खींचनी होती है, लगभग 20 सेकंड टारगेट करके जाइए, 15 सेकंड तक खींच दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके, ना बहुत लो वॉइस में ना बहुत अप वॉइस में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शुरुआत में लेते हैं, इससे बातचीत करते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। भाई आप अंग्रेज हो, हिंदी मीडियम वाले हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बातचीत करिए, चिल होकर, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक पैराग्राफ देते हैं, वही रीड करना होता है। उसमें कुछ शब्द होते हैं जिसमें देखते हैं कि आपकी उसको लेकर के कैसी वो मतलब शब्दावली है, कैसे आप बोलते हो उसको। अब उस पे कभी-कभी होता है आपको रोक करके बोलें कि इसको दोबारा से पढ़ दो, ये वर्ड दोबारा बोलो, ये चीज़ कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड होती है उनके पास में, उसके बाद आ की ध्वनि कर लेते हैं, सांस संबंधी बीमारी है कि नहीं ये चेक करने के लिए, बस दैट्स इट। आपका वॉइस टेस्ट ओवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एआईटीसी एग्जाम डेट। एग्जाम डेट देखो, अगर मान लेते हैं हम कि जुलाई में आता है, अगर जुलाई में आता है नोटिफिकेशन, तो मान के चलेगा कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। और अगर अक्टूबर में आता है तो मान के चलिएगा कि दिसंबर में, दिसंबर एंड तक मतलब मान लीजिए कि होगा। जैसे लास्ट टाइम आपका नोटिफिकेशन आया 14 अक्टूबर को, है ना, और एग्जाम कब हुआ था, उम्मीद थी कि 18 अक्टूबर दिसंबर से पहले हो जाएगा, लेकिन होते होते वो चला गया था 27 दिसंबर, यानी काफी एक्सटेंशन मिल गया था। तो ये भी बेनिफिट रहा। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, अब जो अगली बात आती है वो आती है कि कॉमन कैडर की फाइनल लिस्ट आ गई, लेकिन कुछ नहीं, कॉमन कैडर की फाइनल लिस्ट तो आ गई, लेकिन जो अपना एटीसी का था उसका फाइनल लिस्ट नहीं आया, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जो कि एक्सपेक्टेड है विद इन 3 to 5 डेज। मतलब मान लीजिए 6 तारीख के आसपास एक्सपेक्टेड थी, जो हमको जानकारी मिली थी। और दूसरा ये है कि जब भी आप ध्यान ध्यान रखना कि जैसे कोई कहता है 6 तारीख, तो इसका मतलब 6 एग्जैक्ट हो सकता है, 2-3 दिन पहले, हो सकता है 2-3 दिन बाद। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉल आज जो भी आए वो इसी को लेके आए, सर आपने कहा था कि हो सकता है 2-3 दिन पहले आ जाए, लेकिन ये भी तो मैंने कहा था हो सकता है 2-3 दिन बाद भी लग जाए। क्लियर नहीं रहता, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताता, और ना बताना चाहिए ही, ना मैं मुझसे पूछता हूँ कि भाई एग्जैक्ट हमको डेट दो। हम कहते हैं लगभग में बता के रखिए, एक अपना आइडिया दीजिए। लगभग वाला ज़्यादा बेटर रहता है, एवरीबडी इज सेफ जोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि बहुत जल्दी ही जब भी आ जाए एडीसी का फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद में कौन सी क्वेरी है, कॉमन कैडर की। देखो कॉमन कैडर ना, इसका फाइनल लिस्ट आ चुका है। तो फाइनल लिस्ट आने का मतलब है कि विद इन अ मंथ हम लोग के पास चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं कि इनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब क्या अलॉटमेंट होगी, कैसे रणनीति रहेगी, वो क्लियर हो जाएगी विद इन अ मंथ, अप्रैल एंड तक। तो अप्रैल एंड तक अगर खत्म हो जाती है तो मान के चलिएगा कि मई के आसपास में या मई एंड तक के आसपास में अपना नेक्स्ट वाला वैकेंसी क्लियर हो चुका होगा कि कब आना है, कैसे आना है, कितना आना है, जो कि उम्मीदतन बताई जा रही है कि जून या जुलाई के बीच में आनी चाहिए। तो जो लोग जुलाई बता रहे हैं एटीसी का, वो ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि कॉमन कैडर भी है लाइनअप में। तो अगर कॉमन कैडर जून या जुलाई में आता है तो ये मान के चलिएगा टल जाएगा कब, अक्टूबर में जाएगा एटीसी, और जून जुलाई के आसपास में आपको कॉमन कैडर हो सकता है देखने को मिल जाए। हो सकता है, अभी बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ में कोई डेटा भी मिल नहीं पा रहा है। जितनी डेटा पिछली बार थी उतनी ही है, जो ये बता रही है कि होने की संभावना पूरी है। ठीक है, संभावना मतलब समझ रहे हैं, प्रेडिक्शन है। तो 99.99% चांस रहता है, लेकिन तब भी जो भी 0.001% नहीं चांस रहता, वो कभी-कभी हो जाता है हावी। तो ऐसे में थोड़ा-सा जब भी कोई रणनीति लें, कभी कोई सोच विचार करें, जैसे एटीसी है, हमने प्रेडिक्शन बताया आपको कि अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। तो हो सकता है उसके पहले आ जाए, हो सकता है उसके 1 आध 2 महीने बाद आ जाए, है ना? संभावना कौन भाई, अथॉरिटी तो हमें नहीं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए, सही मतलब सुरक्षित रहना चाहिए, सोच समझ के ही काम करना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए कि आप दोनों चीज़ों के लिए क्लियर हो। जब तक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाती, तब तक आप अनसेफ हो। नेक्स्ट थिंग, ये नोटिफ़िकेशन आ भी जाती है, एग्ज़ाम की डेट भी आती है, तो डेट पे लिखा रहता है टेंटेटिव डेट, मतलब वो भी कन्फर्म नहीं है, उसमें भी अभी चांसेस है कि बदल सकता है। यानी ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आने के बाद भी एग्ज़ाम विद इन अ मंथ होगा, 2 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, ये पूरी तरीके से सर्टेन नहीं रहता। बस वही है, 99% चांस ही रहते हैं। तो पूरी लाइफ एक अनसर्टेनिटी है, उसी अनसर्टेनिटी को एन्जॉय करते हुए, उसी को स्ट्रगल मान के या एन्जॉय करके, जैसे भी आपको लगे, अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहें दिमाग में। ऐसा ना रहे कि मेरी जान देने की नौबत आ जाएगी। ऐसे कुछ है तो इस एग्ज़ाम को छोड़ कर के दूसरा एग्ज़ाम ट्राई कर लें। ये समय-समय पर आता है, लेकिन अपने अनियमितताओं के लिए बड़ा जाना जाता है कि कब क्या होगा, नोबडी नोज़। हम लोग एक बेहतर प्रेडिक्शन दे पाते हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, सिलेक्शंस अच्छे रहे यहाँ से, तो जो भी जहाँ गए, वो याद रखते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भेजते रहते हैं। कभी-कभी हम वीडियो भी डाल देते हैं, कई बार नहीं डाल पाते, जब अवेलेबल नहीं रहते तो नहीं डाल पाते, ठीक है?
अच्छा, कुछ लोगों से हमें और उम्मीद थी, मैंने बात किया था, कुछ को मैसेज भी किया था कि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजेंगे, वो भेजे नहीं हैं। मैं सबके नाम याद करके रखता हूँ, एक लिस्ट पूरी बना के रखता हूँ ना एग्ज़ाम के टाइम पे, कि ये लिस्ट है, उसमें से जितने लोग सेलेक्ट हुए रहते हैं, उनको मैं मार्क करके रखता हूँ। जो नहीं है, उनको नेक्स्ट टाइम में हमको पता रहता है कि अब की बार निकाल लेके जाएँगे, निकालेंगे ही निकालेंगे। तो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उस लिस्ट से, पिछले वाले, उन लोगों से उम्मीद है कि कम से कम यार एक गिफ्ट तो भेज ही सकते हो। गिफ्ट मतलब एक छोटी-सी मिठाई का डब्बा भेज ही सकते हो, 2 लड्डू भेजने में क्या जा रहा है? आप कह रहे हो नहीं सर, जब फाइनल लिस्ट आएगी तभी भेजूँगा। ये कौन-सा कसम खा के बैठे हो? अरे भेज दो, है ना? ब्राह्मण आदमी हूँ, दुआ ही लगेगी, है ना? हमारे पूरे स्टाफ वाले खुश हो जाएँगे कि हाँ, किसी ने कुछ कम से कम एक पड़ाव तो पार किया। अच्छे नंबर हैं, आप सभी के अच्छे नंबर हैं। 1 या 2 को छोड़ कर के बाकी सबके अच्छे नंबर हैं। चांस तो पक्का है, 100% होना ही है। किस बात का डाउट है? भेजिए उसको, ठीक है? परेशान मत होइए। कॉमन कैडर की बात हो गई। कॉमन कैडर की ये है, वैकेंसी एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द ही। अच्छा, कॉमन कैडर के बैच की हम बात कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बैच के लिए बड़ा प्रेशर करते हैं। तो बैच हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। पहली बात तो ये है, हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। पुराना वाला बैच है, उसमें कुछ लोगों ने एडमिशन नो डाउट लिया है, लेकिन अभी ऐसा कोई फ्रेश बैच नहीं है। अगर आप चाहें तो पुराने बैच में ले सकते हैं, जब नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे एटीसी में नहीं किया था कि आप लोगों ने क्या किया, पुराना बैच खरीदा, जैसे ही बैच स्टार्ट हुई हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोई भी बैच स्टार्ट करने पहले बड़ा सोच समझ के स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएँ, है ना? बढ़िया से बेहतर तरीके से कर पाएँ, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के बेहतर तरीके से शुरुआत करेंगे उसके लिए, ठीक है? तो ये मान के चलिएगा कि 20 अप्रैल के बाद ही हम लोग प्लान कर पा रहे हैं, कॉमन कैडर के बैच के बारे में, ठीक है? तब तक क्लियर और भी ज़्यादा सॉलिड न्यूज़ आ चुकी होगी, 2-4 और न्यूज़ आ चुकी होगी, हम भी खुल के बता पाए होंगे। तो अगर आप में से कोई भी कॉमन कैडर को लेकर के सीरियस है, उसको लगता है कि प्रश्न करना ही करना है, तो इन दैट केस ही कैन गो फॉर द ओल्डर बैचेज़, और वो ओल्ड बैच अभी भी अवेलेबल है प्लेटफ़ॉर्म पे, आप उस पे लीजिएगा। और जैसे ही नया बैच आएगा, अच्छा उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। नया बैच जॉइन करोगे तो पूरा ब्लैंक मिलेगा, फिर धीरे-धीरे उसमें कंटेंट आएँगे। उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, तो आप एक बार डाउनलोड करके, देख करके, मतलब परचेज़ करके उसको अपना ले सकते हो। बहुत सस्ता भी है अभी तो फ़िलहाल। तो उसको परचेज़ करके आप चाहो तो वेट कर सकते हो थोड़े दिन, जैसे ही नया बैच आएगा हम आपको एक्सेस दे देंगे। नेक्स्ट थिंग, मैं जो सबसे खास बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि करियर वेब के साथ बड़े फेथफुल हैं, है ना? तो थैंक यू फॉर दैट। और एक चीज़ मैं आप लोग के लिए ही इन्फॉर्मेशन बता रहा था कि देखो, जब भी आप कोई बैच परचेज़ करते हैं, कोई बैच परचेज़ हमारे यहाँ करते हैं, तो मेरी ये टारगेट रहती है कि अगर नोटिफ़िकेशन आ गया ठीक है, नहीं आया तब भी उसकी जो वैलिडिटी हो, ठीक है? जिस पे ज़्यादातर लोगों को डाउट रहते हैं। वैलिडिटी जो हो वो अंटिल एग्ज़ाम तक तो रहे ही, यानी एग्ज़ाम तक वैलिडिटी रहे, टिल एग्ज़ाम, ठीक है? तो एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम डेट तक क्या है, आपकी वैलिडिटी रहे। लेकिन कोर्स में क्या है, कोर्स एक लिमिट तक ही जाएगा ना, उसके बाद कितना पढ़ाएगा उसमें आदमी? ज़्यादा पढ़ा देंगे तब भी दिक्कत। हम आप हमेशा आपसे कहते हैं, कम पढ़ना है, जितना नीडेड है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा के चक्कर में वो चीज़ बल्की हो जाएगी, रिवीज़न में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा कंसाइज़ करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कंसाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं अभी एटीसी का, तो एटीसी चाहे आपने एस50 लिया है, अच्छा एस50 का भी मैं बता दूँ, इसका 2 तरीका है, या तो 12 मंथ का होता है ये, और या तो फिर 2 बैच का होता है। ठीक है? जैसे 2 बैच आपको मिल गया, तो दूसरा बैच अगर 12 महीने के अंदर पूरा हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये एक्सपायर कर जाता है। मतलब 12 मंथ का एक कैप लगा हुआ है हर कोर्स पे, उससे ऊपर का वैलिडिटी हम लोग दे ही नहीं सकते, ठीक है? हो ही नहीं पाता है। तो यानी कि जब वैसे ही 12वाँ महीना पूरा होगा, वैसे ही आपकी वो कोर्स एक्सपायर्ड शो करेगा, है ना? फिर रिन्यू कराना ज़रूरी रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने 2 बैचेज़ ले चुके हैं, तो इसका मतलब आपको नया लेना चाहिए। और अगर आपने ये सोचा हुआ है कि सर वो फ्री बोला गया था, तो ध्यान रखिए एक बैच के साथ एक बैच फ्री होता ही है। वही तो हमने आपसे शुरुआत से बोला है कि जब आप सुपर 50 लेते हैं, उसके साथ में एक बैच फ्री होती है। व्हाटएवर बैच यू चूज़, इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आपने एटीसी का सुपर 50 बैच लिया और उसके साथ में कोई और एक बैच फ्री में लिया, तो इसका मतलब बात खत्म हो गई उसकी, क्योंकि 2 ही बैच उसमें थे। वो ये नहीं कहा गया कहीं भी कि सुपर 50 के ही 2 बैच, कोई भी 2 बैच। अगर मान लो आप सुपर 50 का अगला वैकेंसी वेट करो, तब तक 1 साल मान लो आप कवर हो गया, तो आपको एक ही बैच मिला केवल। दूसरा बैच तो आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12 मंथ का ही है। तो समझदारी या ज़िम्मेदारी आपकी यही होती है कि आप जो भी चीज़ है उसको मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज़ कर पाएँ। यानी कि जो भी मौके पे बैचेज़ हैं, जो आपके लिए काम के हैं, उसको लेकर के आपने यूज़ अप कर लिया, दैट इज़ अ गुड चॉइस। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? नेक्स्ट थिंग क्या है कि ऐसे ही स्कोरर है। स्कोरर में बोला जाता है अंटिल एग्ज़ाम, लेकिन इस बार एग्ज़ाम हमको लग रहा है कि भई 8-10 दिन, 12 महीने हो सकता है लग जाए। नहीं, दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता हो। अक्टूबर में नोटिफ़िकेशन आएगी, तो फिर एग्ज़ाम तो दिसंबर तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा स्कोरर की वैलिडिटी भी उतनी जाएगी, है ना? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहीं पे, जैसे हम लोगों ने कोर्सेज़ जो शुरू करे हुए हैं, कोर्सेज़ जो अपने हैं, मान लेते हैं ये 5 मंथ्स में कंप्लीट हो गए, ठीक है? 5 मंथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या करेंगे? अब फिर से कोर्स थोड़ी पढ़ाएँगे इस चीज़ को। अब रिवीज़न इसका होगा, जो कि संडे बेसिस पे होगा। संडे बेसिस पे रिवीज़न करते रहेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, वैसे ही हम फिर से फुल फ्लेज तरीके से, जो नया वाला बैच होता है ना, लास्ट में रिवीज़न पूरा मॉड्यूल 2 महीने का करते हैं, उस तरीके से फिर से हम करवा देंगे आपका।
तो बीच में जब गैप होगा तो आप परेशान या निराश मत होइएगा। आपको पढ़ना है, कोर्स कवर पूरा हो जाए, उसके बाद में उसको रिवीजन करना है खुद से, फिर जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम रिवीजन करवाएँगे। ठीक है? तो इस चीज़ को आप पहले से ध्यान रखें, इसीलिए हमने लास्ट में ये चीज़ थोड़ी-सी आप लोगों को क्लियर कर दी, वैलिडिटी को भी लेकर के, कोर्सेज़ को लेके, कंटेंट को लेकर के। नेक्स्ट थिंग क्या है, एक मैं लास्ट में थोड़ा-सा और बता दूँ, जैसे जो एक कोर्स है सिग्नल यानी ग्रेड 1 वाला, आरआरबी ग्रेड 1। देखो इसमें ज़्यादातर लोग, आप जितने भी लोग यहाँ पे एटीसी में एलिजिबल हो, उसमें से मैक्सिमम बच्चे तो इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग कम देखते हैं, दिलचस्पी इसमें नहीं है ना? जबकि सब कुछ सिमिलर है, लगभग-लगभग थ्रू आउट द सिस्टम सेम है। तो प्रे ग्रेड आपने देखा, अरे सर 29,100 दिखा रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए, 54,000 के आस-पास सैलरी बन जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो उसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जिसमें एचआरए है, डियरेंस है, तमाम सारे अलाउंसेस मिलते हैं और ज़्यादा हो जाता है सैलरी। तो इस चक्कर में मत रहिए, सैलरी कम मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि जब तक आपका एटीसी का एग्ज़ाम होगा, उसी के आस-पास में इसका एग्ज़ाम पड़ेगा। लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, बल्कि एटीसी से लाख गुना आसान है ये पेपर। तो सब कुछ वही है, बस एक कंप्यूटर छोटा-सा थोड़ा-सा है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो इंग्लिश नहीं पढ़नी है इसमें, है ना? इंग्लिश आएगी नहीं, तो इसका मतलब कंप्यूटर थोड़ा-सा पढ़ना, और कंप्यूटर बेसिक लेवल का, जितने बीटेक वाले बच्चे हैं, वो पढ़े ही हैं कंप्यूटर उतना। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा ये है कि इसको आप भरिए, है ना? अगर अभी डेट बाकी है, तो इसको फटाफट से भर दीजिए तुरंत, छोड़िए नहीं। और नेक्स्ट थिंग, जितने भी बच्चे हमारे साथ में हैं, सारे के सारे लोग ग्रेड 3 एसएनटी में एलिजिबल हैं। ग्रेड 3 का एसएनटी जो है, इसमें आप सारे के सारे जितने भी हमारे पास कैरियर वेब पे हैं, सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। इफ यू ऑल गाइज आर एलिजिबल फॉर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, देन यू शुड अप्लाई फॉर इट। आप कहोगे सर उसमें तो 19,100 है, नहीं, उसकी भी सैलरी जो बनती है 38,000 40,000 के आसपास में शुरुआत बनती है। तो परेशान ना हो, रेलवे एक बहुत ही सुरक्षित जॉब है। अब एटीसी का, एआईए का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, पीएसयू पीएसयू होता है, लेकिन फिर भी फार मोर बेटर है बाकी की तुलना में। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ जाएं, एटीसी जब आएगी तब आएगी, ये अभी है आपके पास में, और इसी के बहाने आपका एटीसी भी तैयार हो रहा है। नॉन टेक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, टेक का पार्ट आपको खाली अलग से पढ़ना पड़ रहा है, और टेक भी सिग्नल में तो टेक का भी फिजिक्स कवर हो रहा है, खाली मैथ्स एक अलग पड़ेगा। और जब कोई एग्जाम रहता है ना, तो आप ज़्यादा पढ़ते हो, जब कुछ नहीं रहता, खुद से पढ़ना होता है, कोई टारगेट नहीं, कुछ भी नहीं सामने दिख रहा है, उम्मीद खाली दिख रही है, तो उम्मीद के भरोसे थोड़ी पढ़ाई हो पाती है, नहीं होती। तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि हो सके तो आप इसकी एप्लीकेशन भर दीजिए बिफोर इट एंड्स, और आज ही कल में भर दीजिए, अदरवाइज बाद में आपको पछतावा होगा कि सर भर ही नहीं पाए, भूल गए ये सब। ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।